सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज मैं आपको जिनसे मिलाने वाला हूँ एक बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। कुछ कलाएं होती है ना, वो दुनिया में बस बहुत चुनिंदा लोग करते हैं। ऐसे आज जो हमारे साथ हैं, चेतन राउत नाम है उनका, बगीरा बोलते हैं उनको प्यार से। और वैसे उनका जो आर्ट फॉर्म है उसको मोज़ेक आर्ट बोलते हैं, बट हम अपनी भाषा में भाई के लिए बगीरा आर्ट बोलते हैं। तो भाई कैसे हो आप? सब ठीक, मस्त है भाई पहले इसके बारे में बताओ प्रॉपर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भाई क्या बोलेंगे इनको? जैसे कि मैं मोज़ेक आर्ट बनाता हूँ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा भारत का संविधान लिखा हुआ है और एजुकेशन को इतना प्रमोट किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे तो वही है। करेक्ट। वो जैसे कि उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि एक क्यों ना नोटबुक्स को लेके उनका एक पोर्ट्रेट बना जाए। तो मैं जब स्टूडियो में लेके आऊँ तो थोड़ा एक मिनिएचर वर्जन लेके आऊँ, तो इसके लिए मैंने नॉर्मल जो बुक्स होते हैं एकदम मिनिएचर बुक्स बना के उससे मैंने एक पोर्ट्रेट बनाने का कोशिश किया। तो इतना प्यारा लग रहा है, आप देखोगे अगर तो स्पेशली जो बुक्स लिखी हैं उन्होंने, आपने वहाँ वो डिटेलिंग पे काम किया हुआ है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर इस दुनिया में होते ना और ये देखते तो आपको सच में गले लगा लेते हैं। हम ये अभी रखेंगे और आगे बात करते, पर बहुत खूबसूरत बनाया भाई आपने। शुक्रिया। कलाकारी आपने देख ली है, पर जो कलाकार है उससे बात करेंगे। हाँ, तो चेतन भाई पहले तो ये आर्ट फॉर्म कैसे माइंड में आया कि ये सब करना है? एक छोटा सा बच्चा तो बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ यूनिक करना है। तो जैसे कि मुझे ना एक अवार्ड मिला था एक पेंटिंग के लिए, बेस्ट एक्रिलिक पेंटिंग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। ये कौन सी एज में? ये मुझे मिला था 2014 में। और मैं कैमलिन कंपनी होती है, उनके एक कंपटीशन होती है, उसमें मैं जीता हुआ था ऑल ओवर इंडिया से। कंपनी हाँ, ये जो कंपनी कलर्स बनाती है, तो इनका एक कंपटीशन था। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में 64 लोगों को सिलेक्ट किया हुआ था। उसमें से 7 लोग सिर्फ फ्रांस इटली के लिए अप्लाई कर सकते या तो जाने वाले थे जो जीतेंगे वैसे। तो उसका एक कंपटीशन था और मुझे अवार्ड मिला था। उसके लिए मैंने इंटरव्यू भी दिया और इंटरव्यू के बाद फिर सिलेक्शन हुआ था और मैं फ्रांस इटली पहुंचा था। मतलब मैं खुद ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव से फ्रांस इटली तक पहुंचना है मेरे लिए बहुत मायने रखता था। बिकॉज क्या है कि जैसे कि मराठी में बोलते हैं कि माहिर घर है, कले का माहिर घर। मतलब जैसे कि ससुराल और जो अपना घर होता है, वैसा ही जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मोनालिसा का पेंटिंग होने दो, इतने बड़े बड़े म्यूजियम्स और आर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हर एक आर्टिस्ट के लिए ना पंडरी होता है। जैसे कि पंढरपुर के लिए ये महाराष्ट्र में लोग निकलते हैं दर्शन के लिए, वैसे ही वहाँ पे कले का आर्ट का दर्शन करने के लिए फ्रांस इटली जाना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे लिए तो वो स्वर्ग से कम नहीं है। कि हमारे आर्टिस्टों के लिए वही स्वर्ग है। बिकॉज वहाँ पे एक म्यूजियम घूमने के लिए आपको 3 महीना लग सकता है, इतना काम वहाँ पे है। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैंने वहाँ पे जब विजिट किया ना, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे आर्ट फॉर्म मुझे देखने मिले, पूरा जर्नी देखने मिला कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से लेके अभी का कंटेम्प्रेरी आर्ट तक जितने भी पेंटिंग्स है, वहाँ पे लूर म्यूजियम है, पोम्पेडू म्यूजियम है, तो सब जर्नी देखने मिला। बट मैं वहाँ से इंडिया क्या लेके आता हूँ, मेरे लिए बहुत मायने रखता था। बिकॉज 2014 में नेशनल एजुकेशन सुमित में मुझे प्राइज़ मिला था। वो प्राइज़ मुझे नरेंद्र मोदी के हाथों से मिला था और मुझे लिए वो गर्व की बात थी। और उसके बाद जब मैंने फ्रांस इटली में देखा था, तभी दोस्त को जब फेसबुक पे बात कर रहा था, तभी डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही थी। तो मैं जब वहाँ से आया तो मैंने वहाँ पे चर्च देखे, तो चर्च में मोज़ेक आर्ट बनाया जाता था टाइल्स के टुकड़ों से। बट जब मैं इंडिया में आया तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई। तो डिजिटल इंडिया के बाद ई वेस्ट पे कौन काम करेगा? फॉर एग्जांपल मोबाइल हम लोग साल में चेंज कर देते हैं, तो इतना तो ई वेस्ट हम लोग क्रिएट कर ही रहे हैं। तो बट उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। तो मुझे आके इंडिया में कुछ अलग करना था। तो अलग क्या कर सकते हैं? तो मैंने ई वेस्ट को लेके ही लार्ज स्केल पे मोज़ेक आर्ट बनाना चालू किया। मोज़ेक आर्ट तभी तक लोगों को पता नहीं था, उन्होंने वो चीज़ नहीं देखा था। और आज भी मेरे को ऐसा लगता है कि 98% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उनको मोज़ेक आर्ट नहीं पता है। बराबर है। तो जैसे कि मैं कोई भी ड्राइंग नहीं करता, जैसे कि आपने अभी देखा एक छोटा सा काम था, बट मैंने 250 फुट 300 फुट ऐसे बड़े बड़े ज़मीन पे प्रोजेक्ट किए हुए, जिसके लिए ड्रोन से आप देख सकते हो ऐसे। तो लार्ज स्केल पे काम करना था मुझे, और ऐसा काम करना था जो किसी ने कभी किया ना हो। और दूसरा चीज़ होता कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड ही करना था, क्योंकि इंडिया को मेरे को रिप्रेजेंट करना था मोज़ेक आर्ट में। तो मैंने सबसे पहला पोर्ट्रेट नरेंद्र मोदी जी का ही बनाया कैसेट से। कैसेट
ऑब्जेक्ट इसके लिए लिया था, ई वेस्ट में हमको ऐसे लगता है कि हम गाने सुनते थे बहुत पहले कैसेट से, कोई भी कॉमेडी सुनते थे कैसेट से, कोई भी कविता सुनते थे कैसेट से, बट कैसेट हमारे लाइफ से अब निकल चुका है। बट आज भी अगर आप गोदाम में जाओगे जिसमें ट्रैश में, तो अभी भी टन टन के हिसाब से पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता ना। तो इसके लिए मैंने वो लोगों को दिखाने के लिए मैंने कैसेट से ही नरेंद्र मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाया। तो मैं कोई भी ड्राइंग नहीं करता, एक एक चीज़ रख के बनाता हूँ। और इन सब चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कि आपका एक कैरेक्टर होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल मैं चेतन राउत हूँ तो मेरा एक अलग से कैरेक्टर है, तो जो भी आर्ट फॉर्म बनता है ना उसमें वो ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं कैसेट को अगर पूरा पेंट करके येलो ब्लू रेड कर दूँ तो उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि कॉरेज का खुद का एक क्वालिटी होता है, जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो ब्लैक होते हैं, वो वाइट होते हैं, या तो ग्रेइश होते हैं, येलोइश होते हैं। तो यही सब चीज़ों का, यही सब कलर का यूज़ करके कैरेक्टर लेके आना, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था और जो मैंने किया। और मैं खुद पवई में रहता हूँ, तो IIT बॉम्बे में मूड इंडिगो नाम का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो यूथ में बहुत फेमस है। तो मैंने सोचा कि यही सही प्लेटफॉर्म है अपनी कला सादर करने का, और मैंने वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और बहुत सारे लोगों तक पहुँचा, न्यूज़ मीडिया में आया, और मुझे वो काम करके एक पॉजिटिव एनर्जी आया कि चलो हम ये कर सकते हो। सबसे डिफ़िकल्ट इसके लिए था क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट है ना वो रेक्टेंगल शेप में है, तो कोई भी कैरेक्टर रेक्टेंगल शेप में लेके आना बहुत हार्ड होता है। जो हार्ड है ना वही मुझे करना था और मैंने वो कर दिया। करेक्ट। और उस कैसेट्स का जो कलर भी होता है ट्रांसपेरेंट के साथ साथ एक अंदर भी तो एक कलर होता है, उसको भी रील्स का होता है, बराबर है। तो वो सब चीज़ों को देखते मैंने स्टडी किया, क्योंकि कैसा होता है आर्ट, हम जैसे कि इंडियन लोगों को ऐसा लगता है कि आर्ट है ना तो शायद ये पढ़ाई में कम होगा, इसके लिए आर्ट ले लिया। आर्टिस्ट लोग का यही दिमाग में होता है कि अरे यहाँ इनका ये फील्ड कम है तो ये फील्ड में चले गए। ऐसा जब मैं काम करता हूँ, जब आर्ट में कैसेट का हर एक तुमको ऑब्जेक्ट का स्टडी करना पड़ता है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसका नेचर के साथ उसका इम्पैक्ट क्या होगा। मैंने जितने भी काम किए अभी तक सब आउटडोर किए, तो सब में नेचर का इम्पैक्ट होने वाला है। तो वो इम्पैक्ट क्या होगा, वो ज़मीन पर रुक पाएगा नहीं रुक पाएगा, बारिश आएगा तो क्या होगा, तो ये सब चीज़ों का भी स्टडी करना पड़ता है। तो आर्ट ऐसे ही नहीं बनता, आर्ट सिर्फ स्टडी से ही बनता है, और उसके लिए बहुत तगड़ा स्टडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई कभी ऐसी दिक्कतें आई कि कुछ बनाया हो और बारिश हुई और दिक्कत हुई? हाँ जी, मैंने अभी रिसेंटली हिस्ट्री टीवी के OMG मेरा इंडिया शो में अभी मैंने गणपति भगवान बनाए थे दियों से, मिट्टी के दिए से। तो बहुत बारिश आया था, उन्होंने शूट में भी वही दिखाया था कि इतना बारिश आके भी वो पोर्ट्रेट बना हुआ था। जैसे कि मिट्टी के दिए हैं, वो जब गर्म किए जाते हैं उनको तो वो लोग बहुत हार्ड बन जाते हैं। तो उसके बाद उसमें आप खुद ऑयल डालते हो, तो ऑयल बाहर नहीं जाता है तो पानी कैसे बाहर जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट का इतना स्टडी किया जाता है ना कोई भी बनाने से पहले, ताकि वो हर एक सीजन में उसका काम हो जाए वैसा है। तो इसके लिए हमें उतना डिटेल में स्टडी करना पड़ता है वैसा। और भाई आप फ्रांस इटली गए, पर एक खुद से नहीं होता कि यार मेरे को ना ये करना है, ये डिसाइड करना है। एक तो फैमिली का भी रहता है, किसी को बोलोगे ना आप तो पहले तो ये क्या बोल रहे, क्या करना है, लोग कर काम होता है, कोई काम है। तो एक तो वो फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल रहा होगा पहले तो, और कुछ लोग थे जो बोलते कि नहीं ये नहीं करना। क्योंकि मेरा जर्नी चालू हुआ ना, मतलब जैसे कि मैं ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। मैं भाई ट्राइब के बारे में बता सकते हो अपने? क्योंकि ना मैं ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। ट्राइब में कैसे, मतलब कौन सा? जैसे मेरा आदिवासी ट्राइब है, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ पे जैसे कि बहुत सिंपल लिविंग रहता है, बहुत बेसिक लिविंग रहता है। तो हम लोग रहते ही जंगल में है, हमारा घर के पास आपको खेती मिल जाएगा, ये सब चीज़ मिल जाएगा। और वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं, हम नेचर के ज़्यादा करीब रहते हैं। तो हमको नेचर से ना एक अटैचमेंट रहता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन नेचर है। करेक्ट। अगर एक झाड़ का पत्ता भी आप देखोगे ना, हर एक पत्ता डिफरेंट है, एक ही झाड़ का है बट वो डिफरेंट है। ये नेचर ने क्रिएट किया हुआ है और हम उनमें कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, तो मैं ऑलरेडी नेचर से कनेक्टेड था, इसके लिए मैंने ई वेस्ट पे ज़्यादा काम किया, क्योंकि मेरे नेचर को हानि नहीं होना चाहिए। तो वही ऑब्जेक्ट को लेके मैंने वही डिसाइड किया कि मैं ऐसा काम करूं जिससे नेचर को डिस्टर्ब ना हो और मैं नेचर के लिए काम करूं। तो जब मैंने मेरा आर्ट का जर्नी पूरा किया ना, तो मैं नेचर के लिए ही
काम किया, सस्टेनेबिलिटी पे काम किया। जैसे कि मैं वहाँ से फिर मुंबई आया, क्योंकि तुम्हें एजुकेशन चाहिए अच्छा तो तुम्हें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। मैं वहाँ से मुंबई आया, यहाँ पे एजुकेशन किया। 5th स्टैंडर्ड तक मैं ओके था, इतना पढ़ाई में सीरियस नहीं था, बट 5th के बाद मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ। और IIT बॉम्बे सामने था, तो मैं इंस्पायर होता था कि वहाँ के लोग साइंटिस्ट बनते, तो मुझे भी साइंटिस्ट बनना था। तो मैंने एजुकेशन चालू किया, मेरा मराठी मीडियम में एजुकेशन हुआ। फिर 12th साइंस मुझे IIT के बच्चे लोग ने सजेस्ट किया कि आप 12th साइंस करो DG रूपारेल कॉलेज से, क्योंकि यहाँ पे फेमस है। तो मैंने उस तरीके से स्टडी किया, मैं 12th साइंस भी कर दिया। फिर मेरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिल गया। और पता नहीं वो जर्नी एक टर्निंग पॉइंट था जो शायद मुझे फिर आर्ट लाइन में लेके गया। जिस दिन मुझे एडमिशन लेना था उसी दिन डैड को पैरालिसिस आ गया और 40,000 मुझे वहाँ पे फ़ीस भरना था, बट पैरालिसिस के वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया। और मैंने 12th साइंस भी किया हुआ था, उसमें भी मुझे वोकेशनल सब्जेक्ट था, जो टॉपर लोग रहते हैं उनको सब्जेक्ट्स वैसे मिलते हैं स्कोरिंग के लिए। तो उतना सब होके भी मैं किधर तो टूट गया। तो मैंने सोचा कि शायद ये पैसा डैड के इसके लिए यूज़ होगा, एजुकेशन में शायद 1 साल के बाद कर ही लूंगा, पढ़ाई में भले बाद में कर लूंगा, तो अभी ये जरूरत है। और बहुत इंपॉर्टेंट बाप से बढ़कर कुछ थोड़ी ना है भाई, क्योंकि ये जो होता है ना कि हमारे इसमें हम लोग ऑलरेडी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमें सब चीज़ देखते हैं और हम लोग फैमिली से बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, क्योंकि तुम बहुत छोटे घर में रहते हो ना, तो ऑलरेडी तुम सबसे कनेक्टेड होते थे। और डैड के साथ मेरी ज़्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि वो मुंबई पुलिस में काम करते थे। तो उनका आना और मेरा जाना टाइम बहुत डिफरेंट था। मतलब वो नाइट करके आके सो जाएंगे, फिर उठ के चले जाएंगे। तो उन्होंने हमको शायद बड़े होते हुए कभी देखा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाए। मतलब हमें खाना दिया, सब कुछ दिया, बट वो जो सर्विस है ना, वो मुंबई पुलिस जो करती है कि उनको फैमिली को टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है वैसे। तो मैं वैसा जर्नी किया हुआ। जैसे कि पवई आज हीरानंदानी की वजह से बहुत बड़ा नाम है। पहले पवई जंगल हुआ करता था, वहाँ पे लोग आना नहीं चाहते थे, वैसे मुंबई में तभी से हम लोग रह रहे। तो अभी जाके तो बहुत डेवलपमेंट हो चुका। फिर मैंने क्रिकेट कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि आर्ट कॉलेज है जीसस स्कूल ऑफ आर्ट, आप वहाँ पे जाओ। तो वहाँ पे भी मैं गया आर्किटेक्ट के लिए, कि मुझे तो साइंटिस्ट बनना था या तो उसी फील्ड कनेक्टेड रहना था। तो वहाँ पे गया तो एग्ज़ाम हो चुके थे, मतलब चलो ये साल तो तुम्हारा चले गया। तो 1 साल मैंने जॉब किया और फिर मैंने स्टडी किया कि मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के पास होना है। उसके कॉलेज के लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लोग 3 साल उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई फाउंडेशन के कोर्स लगाते हैं, तब जाके कॉलेज में एडमिशन होता है। पूरा इंडिया में 70 लोगों को लिया जाता है। तो ये सब था मेरे पास, बट सीक्रेट ऑफ सक्सेस हमेशा मुझे ऐसे लगा कि लोगों को पूछो, क्योंकि पता नहीं तुम कौन से अगर पूछोगे ना तो उसमें कमीपना नहीं है, कौन तुझे क्या बता देगा ना, कौन तो तुम्हें कितनी बढ़िया नॉलेज देगा बढ़िया ना, वो नहीं बोल सकता। तो मैं हमेशा सबको सेम मानता था। तो मैं जब एंट्रेंस पे गया ना, तो वहाँ पे दिवेश नेवलकर करके, आज भी मुझे वो बंदे का नाम याद है, वो था। मैंने उसको मेरा काम दिखाया कि मैं काम कर रहा हूँ, उसने बोला कि नहीं ये सब प्रैक्टिस किया सब गलत है, उसको ऐसे किया जाता है, रेंडरिंग ऐसा होता है, या ऑब्जेक्ट ड्राइंग को ऐसे किया जाता है। मैंने वही ग्रास्प किया, मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम आया मेरा। उसने ही फ़ोन करके बोला कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं। मैंने कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया था, कुछ नहीं किया था। मतलब तुम कितना जल्दी कैप्चर करते हो, उसका इम्प्लीमेंट कितना जल्दी करते हो, इसका ये सही चीज़ था। तो मुझे पता नहीं था, मैंने पेंटिंग ले लिया। 1 साल कॉलेज में निकाला, फिर पता चला यहाँ तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। फिर मैंने देखा लोगों को तो अवार्ड मिल रहे हैं, फिर तेरे को कब मिलेगा। तो मैंने 2nd ईयर से मैंने सोचा कि मुझे अवार्ड लेना ही लेना है करके, और 2nd ईयर से लेके लास्ट ईयर तक मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। लास्ट ईयर मुझे हैट्रिक मिला और मैं उसी की तरीके से काम करते गया। और मुझे वो था ना कि मैंने हमेशा सोचा है कि एक काम होने के बाद एक काम तो चलो हो गया, इसके बाद क्या। मतलब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था नरेंद्र मोदी, मैं कितने बार बोलूँगा, इसके बाद क्या है। करेक्ट। और मैंने आज एक रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट काम सबसे अच्छा वही रहेगा जो मैं बाद में करने वाला हूँ। क्योंकि मेरे में अगर डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है तो मेरा सक्सेस नहीं है। तो इसके मैं काम करते गया। और करेक्ट बात है कि कोई भी जब आप काम करते हो ना, तो आपने चाहे कितना बड़ा काम कर लिया, जब आपने वो काम कर लिया उसकी वैल्यू अब ख़त्म है। हाँ। इसके बाद मुझे ना अगला क्या इंटरव्यू में कैमलिन के इंटरव्यू में यही सवाल पूछा गया था कि ये सामने जो रखा हुआ पेंटिंग है ना, ये किसका है। तो मैंने बोला था कि ये जनता का है, या तो जो देखने वाला व्यूअर है उसका है। क्योंकि मैंने मेरा काम करके साइन करके मैं निकल गया नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, मैंने उसमें से मेरा मन निकाल लिया और मेरा मन अभी दूसरे
पेंटिंग में जा चुका है करके। वो किसका है, जो लोग आके देखते हैं वो उसमें खुदपन ढूंढते हैं, तो वो पेंटिंग ऑफ कोर्स वो लोग का हो गया, क्योंकि वो उसमें खुद को ढूंढ रहे हैं। करेक्ट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था। और मैंने लास्ट ईयर में काम किया था फॉसिल्स के ऊपर, मतलब फॉसिल्स सब्जेक्ट पे मैंने मास्टरी किया हुआ था, जिसमें मुझे अवार्ड मिला था प्रिंट मेकिंग में। तो फॉसिल्स चीज़ ऐसा ही है ना कि जो मैंने मेरा काम पेंटिंग करके आज चले गया, मैं दुनिया से निकल गया, बट लोगों के सामने मैं नहीं हूँ, बट मेरा काम है। मेरा काम तो रहेगा। आज आप हो नहीं हो, आपका पोएट्री, आपने बोला हुआ जो पोएट्री ना आज तक लोगों के मन में है, हाँ, वो साहित्य में तो जुड़ी गई आगे। वो जो अवशेष है ना, उसी के लिए आप जिंदा हो इस दुनिया में। तो फॉसिल्स के ऊपर मैंने वैसा काम किया हुआ था। कोई भी काम करता हूँ ना, उसके पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का काम किया, तो उसमें बुक्स की यूज़ क्यों किया? हाँ, क्योंकि उसके लिए एक बैकग्राउंड है, आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। हाँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी और किताबों का अपना एक बहुत अटूट रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, इतना बड़ा है। करेक्ट, कि उनको हम जानते हैं क्योंकि इतना ज्ञान उन्होंने लिया। उनके मतलब किरदार की इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दुनिया को दिया और उससे पहले देने से पहले इतना कुछ खुद में सीखा है वो, तो उस किरदार की इज्जत होती है हमेशा। और मैं गांव से उसी के लिए कनेक्ट हूँ, क्योंकि एक ऐसे बोला जाता है कि बहुत अंधेरा है मेरे गांव में, फिर भी चांद के रोशनी में चेहरे पहचाने जाते हैं, और अजीब सी रोशनी है तुम्हारे शहरों में, इतनी उजाला होके भी चेहरे पहचाने नहीं जाते। मतलब वैसा उसमें वही चीज़ है कि गांव में जैसे होते हैं ना कि हम एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट होते थे, मतलब हमें पता चलता था ये आदमी उस गांव का है। बट आज शहर में इतने लोग हो गए ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये किधर का है, वो किधर का है। या तो इतने चेहरे दिखते हैं कि जो पहचान में आते ही नहीं है। एकदम करेक्ट बात भाई, कि जब आप गांव में रहते थे ना, तो आपके आस पड़ोस जो लोग रहते थे वो जानते थे, मतलब कि आप जिनसे मिल रहे हो ना, तो आपको पता रहता है इनके पापा कौन है, इनकी मम्मी कौन है, इनके घर में कितने लोग हैं। और आप जब घर से बाहर निकलते तो ऐसे 10 लोग मिलते थे और 10 को आप पाँव छूते थे, कोई आपके पाँव छूता था, कोई दादाजी थे, पर आप सबको जानते थे। और वो गाँव नहीं, वो परिवार होता था। और आज जो शहर है, अनजान लोगों के साथ बीच में हम लोग भी एक अनजान बन के घूम रहे हैं और कुछ नहीं है। करेक्ट भाई। अगर किसी को आर्ट फॉर्म सीखना है, ऐसे कोई कोचिंग क्लासेस है नहीं इसकी, जहाँ तक मुझे पता है। जैसे कि आर्ट ना एक्चुअली जर्नी बहुत बड़ा है, बट हाँ, जैसे जिसको ऐसे मोज़ेक आर्ट प्रॉपर सीखना है, जहाँ तक मैंने गूगल पे सर्च किया तो ऐसा कोई कोर्स है नहीं कि सीखना है। हाँ, तो इसके लिए कैसा होता है कि एक्चुअली ना, मतलब जैसे कि मैं इसके ऊपर कोडिंग्स करता हूँ, मैं कोई भी ड्राइंग नहीं करता, कोडिंग्स करता हूँ। मैं आर्ट के साथ साथ मैंने पहले साइंस सीखा हुआ था, फिर मैं आर्ट में आया, तो मैंने आर्ट के साथ साथ मैं टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करता हूँ, तो मैं दोनों को कनेक्ट करता हूँ, बराबर है। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया, आर्ट का भी यूज़ किया। अगर टेक्निकली मैं सॉफ्टवेयर भी लोगों को बना के दूँ और वो उससे मोज़ेक आर्ट बनाएंगे, तो भी सॉफ्टवेयर वो नहीं कर पाएगा जो इंसान कर पाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल, आपकी आँख सही जगह पे रखना है मेरा काम है। एज एन आर्टिस्ट मैं आप में वो कलर्स ढूंढ रहा हूँ, कैमरा में आपके कलर्स में जो शेड आ रहे हैं, अगर मैं उसी को पेंटिंग करूँ ना, तो मुझे वो शेड्स बहुत अलग दिखेंगे। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि इंसान की जो आंखें भगवान ने बनाए ना, उसमें जितने कलर दिखते हैं ना, उतने कैमरा में नहीं दिखते। वैसे तो आर्ट के लिए वैसे ही एक बेसिक स्टडी होता है, तो वो स्टडी करने के बाद ही आप मोज़ेक आर्ट की तरफ जा सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके ना एक पोर्ट्रेट तो बना लेंगे, बट उसमें जान नहीं डाल सकते, आप स्किन पेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कैरेक्टर वहाँ पे पेंट नहीं होगा। वहाँ पे वो आपके जैसे दिखने वाला एक चीज़ बन जाएगा, उसमें ना स्माइल होगा ना उसमें इमोशन होगा। वैसे तो स्माइल, इमोशन, ये सब चीज़ आने के लिए ना, उसको हम लोग सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं। सौंदर्य शास्त्र आने के लिए डीप स्टडी होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो चाहता हूँ कि लोग पहले बेसिक जितना भी सीख सके हैं, कोई भी सिंगिंग के लिए जैसे सारेगामापा होता है, सुर लगाता है बेसिक, जो तो बेसिक वो चीज़ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो सीखने के बाद फिर मोज़ेक आर्ट लोग सीख ही सकते हैं। और ऐसे स्टेप 1 क्या होगा प्रॉपर? स्टेप 1 होगा कि सबसे पहले तो फेस का, पोर्ट्रेट का स्टडी करो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, तो पोर्ट्रेट्स में कैरेक्टरिस्टिक आना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि आंखें, आपकी आंखें अलग है, मेरी आंखें अलग है, नाक आपका अलग है, मेरा अलग है, स्किन टोन आपका अलग है, मेरा अलग है, तो वो सब कलर पैलेट देखना। और दूसरा चीज़ होता है कि मोज़ेक आर्ट में ना ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। फॉर एग्जांपल मैं 6 कलर फॉर एग्जांपल यूज़ करता हूँ, ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। अगर मैं रेड के बाजू में येलो जब रखता हूँ, कोई भी 2 बुक रखता हूँ, और उस बुक को मैं जब दूर से दिखता हूँ ना, मुझे अपने आप ऑरेंज दिखता है।
क्योंकि रेड के साथ येलो रखने के बाद वो दूर से मुझे कंबाइन होके ऑरेंज दिख रहा है। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से होता है। तो जैसे कि आपका जो स्किन टोन है वो लाने के लिए कौन से कलर यूज़ होंगे, अब आपका फेस अगर दिखता हो तो आप फॉर एग्जांपल आपका गोरा कलर है तो उसके साथ साथ मुझे ना येलो, रेड और ब्लू के साथ वाइट बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका स्किन टोन आएगा उसमें। तो ये स्टडी कहाँ से मिलेगा, ये कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं सिखा पाएगा। वो आपका इसमें रेड येलो पैच मार के दे देगा, बट वो कैरेक्टर नहीं आएगा जो रियलिस्टिक है। ओके, समझा? तो वो चीज़ आने के लिए तुम्हें अंदर से बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि स्टडी में बोला ना, आर्ट बहुत बड़ा स्टडी है, कभी खत्म नहीं हो सकता। कभी हम बोलते हैं ना, बूढ़े होने के बाद भी सीखते रहते। करेक्ट। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना मैंने देखा कि मैं कोई भी चीज़ को ना सबसे पहले सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। आज मेरे अंडर जो लोग काम करते हैं वो लोग आर्टिस्ट नहीं है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई बच्चे लोग हैं जो आर्ट से कोई रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो काम करने आते हैं, बट उसको वो चीज़ कैसे समझ सकती है उसका सिंप्लीफिकेशन करना मेरे हाथ में। मैं उनको 100 बाय 100 फीट का पोर्ट्रेट बनाने नहीं बोलता, मैं उनको 5 बाय 5 फीट का पोर्ट्रेट बनाने बोलूँगा। उनको इतना ही जगह दूंगा कि आप इतना ही बनाओ, और उसका रिजल्ट जो रहेगा ना, वो सब जो 5-5 फीट का बनाएंगे उसका रिजल्ट जो रहेगा वो बहुत बड़ा, वो आपका डिसाइड है कि आपको करना है। तो वो सिंप्लीफिकेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ भी मैंने मेरे ट्राइब से सीखा। क्योंकि महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग बहुत फेमस है, उसके जो फॉर्म है ना वो सर्कल, ट्रायंगल, लाइंस इस शेप में है। वारली आर्ट अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें बहुत सिंप्लीफिकेशन है, और वो लोगों का जो जर्नी है ना उसी में सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। तो हमें कोई भी बड़ा प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल लाइफ में अगर तुम डूब जाते हो, पूरा ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये बहुत सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी टेंशन नहीं आएगा, कब कोई बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तुम्हारा ये चीज़ हाथ से निकल जाएगा, उससे ज़्यादा क्या होगा। मगर अगर हर एक इंसान अगर ये सोच के आगे बढ़ेंगे ना, तो उनको कोई चैलेंजेस से डर लगेगा ही नहीं। करेक्ट बात है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी सब चला भी जाए तो क्या है, तुम हाथ पैर तो है ना। अगर मुंबई में हर एक लोग कमाता है एक अच्छा फूड खाने के लिए, रात को खाना चाहिए, बट वो भी डुप्लीकेट खा रहे, समझा। गांव के लोग बहुत मेहनत करके प्योर खा रहे। करेक्ट। कि तुम लोगों के पास मतलब कि सॉरी शायद हम भी उस पार्ट का हिस्सा हैं आज, कि शहर में हम सब लोग जो भी कुछ खा रहे हैं, हमारे पास पैसा होने के बाद भी हम खराब चीज़ें खा रहे हैं, और गांव में लोग उनके पास पैसों मनी वाइज वो थोड़ा कम है, गरीब है मेंटली। मेरे को तो वैसे तो बहुत अमीर गिनता हूँ मैं गांव के लोगों को, पर पैसे वाइज वो भले कम है, फिर भी हेल्थ वाइज वो हमसे बहुत आगे हैं, मेंटल वाइज वो हमसे बहुत आगे, काम फिजिकली वो हमसे बहुत आगे, खाना उनका हमसे शुद्ध है, मतलब जिंदगी तो वही अच्छी है। मतलब जो गाँव में तो उनको देखो ना, आप अगर करोड़पति भी बन जाओ, आपको घर पे आके खाना ही खाना है। करेक्ट, ठीक है, उसी के लिए तो भाग दौड़ चले ना, पेट के लिए हम बोलते हैं। तो अगर वही प्योर अगर खा नहीं पा रहे तो उस चीज़ का मजा क्या फायदा करोड़पति होने का। वही है। तो इसके लिए मुझे वो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, IIT के प्रोफेसर है, वो रिटायर्ड हो गए, अभी उनको जाना है गाँव, उनको शहर में नहीं रहना। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बोला कि वहाँ पे आप देखो अगर मिलता है कुछ रहने को मिलता है वैसा, क्योंकि उनको भी उधर ही जाना है, क्योंकि सुकून उधर है। तो इंसान को घूम फिर के एंड में उधर ही जाना है भाई। तो वैसे आपके लिए पर्सनल जिंदगी में सुकून क्या है वैसे? सुकून मतलब ऐसा है ना कि तुम सेटिस्फाई किस चीज़ पे होते हो। सुकून तो तभी होता है ना, जब आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो ये चीज़ मेरे को मिल गया। बट अगर आप फैमिली से दूर हो, आपके मतलब आपको अचीवमेंट मिल गया बट आपके साथ कोई नहीं है, आपके मिलियन फॉलोवर है बट आज आप अकेले बैठे हो एक रूम में और आपका कोई नहीं है, मतलब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, सेटिस्फाई वही आदमी होता है जो खुद को जानता है। मैंने हमेशा सबको यही बोला है कि मेरा मोटिव एम यही रहता है, जिस दिन आप खुद को पहचानते हो ना, तो दुनिया अपने आप तुमको पहचानना चालू हो जाती है, क्योंकि तुम्हें खुद को पहचाना हुआ था। गालिब का ना एक बहुत सुंदर शेर है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। घर के दीवारों की दरारों में घास उगाई थी और हम बाहर दौड़ने चले थे। समझा, मतलब घर के अंदर ही वो ग्रीनरी था बट हम लोग बाहर चले गए बाहर दौड़ने। बट वही है, क्योंकि हर चीज़ हमारे पास ही है। अगर मुझे अचीव करना है तो बस मुझे ही करना है, मेरा सेटिस्फेक्शन मैं ही ढूंढ सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता। वो लाके देगा तो 5 मिनट करेगा, 10 मिनट करेगा, बट जो इंसान खुद में खुश होता है ना, तो वो हमेशा खुश रहेगा, पॉजिटिव वाइब देगा और बहुत अच्छी चीज़ कर पाएगा। कि ऐसे कुछ था कि मतलब खुद पे की पॉजिटिविटी पे कुछ लिखा था कि लोग क्या सोचेंगे इस बात की फिक्र क्यों करते हो भाई। मान लो तुम अच्छे दिखते हो और चेहरे पर दाने हैं
चेहरे पर दाने तो क्या हुआ, इंसानों के ही तो होते हैं। वजन ज़्यादा है तो क्या हुआ, खाते पीते घर के हैं। हाइट छोटी है तो क्या हुआ, सपने तो बड़े हैं ना। और कमियां देखोगे तो बहुत है, कमियां देखोगे तो बहुत है, पर तुम अपनी काबिलियत देखो, हर दिन कुछ नया सीखकर जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। लोग क्या सोचेंगे इस बात की फिक्र क्यों करते हो भाई, मान लो तुम अच्छे दिखते हो तो वो ये कि खुद के लिए अच्छा बोलना, खुद के लिए सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब आप, जो आपने मेरे को बोला कि जब आप खुद को जानोगे तभी आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन आएगा। तो पहले खुद की इज्जत बहुत करो। मतलब फॉर एग्जांपल एक पोएट भी जैसे गालिब बोलते थे, मतलब कि पोएट है कि वो खुद को जाने तभी तो लिखे ना। करेक्ट। आपने भी आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, खुद देखते हो, खुद जाते हो, सब चीजें देखते हो, तभी जब आप लिख पाते हो। करेक्ट भाई। और वो अंदर से ही आता है ना, तो अंदर ही सुकून होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुश रहेंगे जितना ज़्यादा उतना अच्छा चीज़ कर पाएंगे। तो वही चीज़ है कि मैंने वही सबसे पहला फंडा किया कि मैंने खुद को जाना और खुद को पहचाना। उसके बाद मेरे में टैलेंट क्या है वो मैंने ढूंढा और उसी को इम्प्लीमेंट करके मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे करना चाहिए जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा है। तो उसी को टारगेट करके फिर मैंने 1 रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड ऐसे करके मैंने 15 बनाते रहा हूँ, अभी चल ही रहा हूँ। और भाई अच्छा सब देख रहे हैं आपका कि चेतन भाई का सवरिया चल रहा है, चेतन भाई को अवार्ड मिल रहा है, चेतन भाई की लाइफ बढ़िया चल रही है, पर ना उसके अंदर ना कुछ दिक्कतें भी होती हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ आपने देखी है। और दुनिया ना आपको आपकी अच्छाई पे देखती है, आपके काम पे देखती है कि अरे इसका तो बढ़िया चल रहा है, ये तो बढ़िया पैसे छाप रहा है, ये हमारे वहाँ ऐसे ही बोलते हैं, तो बढ़िया पैसे छाप रहा है, इसका बढ़िया चल रहा है सब। पर आपकी भी ज़िंदगी में दिक्कतें तो है ही ना, तो वो दिक्कतें क्या हैं और उनसे कैसे डील करते हो आप? मैं तो दिक्कतें वैसे बहुत है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अगर मैं किसी को समझा हुआ है या तो मेरी इतने लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट होते उसके लिए स्पॉन्सरशिप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। तो वैसे मैं स्पॉन्सर किसके पास जाऊँ और कोई मुझे क्यों देगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और स्टार्टिंग में जैसे मैं जॉब करता था, 4 साल मैंने जॉब किया, तो जॉब स्टार्टिंग में तो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना था ना। तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे जॉब से कुछ पैसे इकट्ठा करता था और कुछ मटेरियल ख़रीद के मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट करता था, क्योंकि दुनिया के सामने लाने से पहले मुझे खुद वो देखना चाहिए कि वो कैसे होता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है करके मैंने कैसेट्स जमा किए। फिर मेरा फ्रेंड है निखिल, उसको मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। निखिल बोला हाँ ठीक है आप करो, मैं हूँ साथ में। उसने मुझे वो कैसेट मिले थे, मुझे 4,500 चाहिए थे, मुझे मिले खाली 2,000। तो अब भी 4,500 के लिए वेट करूं कि 2,000 में कुछ हो सकता है। मैंने बोला ना कि आप कोई भी चीज़ का अगर शांत बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालो तो निकल जाता है। तो मैंने सोचा कि चल एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ ना, कैसेट को खोल देता हूँ, उसको दोनों साइड सेम होती है, तो खोल के दोनों बाजू से यूज़ करता हूँ तो मेरे 4,000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो मैंने वो चालू किया कि उसको पेंट करके मुझे वो लेके जाना था विरार में, क्योंकि मेरे ऑफिस के सर उधर रहते थे, उनके बिल्डिंग के नीचे बहुत अच्छी जगह थी। तो उन्होंने बोला तू यहाँ पे लेके अपन यहाँ पे करते करके। और उस दिन मैं पहुंचा, अभी उधर हो गया अंधेरा, लाइट नहीं कुछ नहीं। 6 बजे मैं काम चालू किया और अंधेरा होते गया और पता चला कि बिल्डिंग के नीचे लाइट ही नहीं है करके। और मुझे तो करना ही था। फिर मेरे एक फ़ोटोग्राफी करने वाली दोस्त थी गौरी करके, मैंने उसको फ़ोन किया कि गौरी मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, भाई तू कर, मैं आ रही हूँ बस। वो बाइक लेके निकली, कैमरा लेके, तेरा मैं डॉक्यूमेंट फाइनल रिजल्ट के लिए मुझे फ़ोटो चाहिए था। तो बोली कि तू कर, तू चालू, मैं आ जाती हूँ करके। तो मैंने फिर वो काम चालू किया। बिल्डिंग से लोग ना नीचे देख रहे थे, उनको धीरे धीरे मोदी जी की आंखें दिख रही थी, नाक दिख रहा था। धीरे धीरे बिल्डिंग के लोग नीचे उतरे, उन्होंने कार निकाले नीचे, कार की लाइट जलाई, बाइक की लाइट जलाई और नीचे पूरा उजाला कर दिया। मतलब कोई भी चीज़ अगर तुम अच्छे शिद्दत से करते हो ना तो लोग अपने आप, अच्छे लोग तुम्हें मिल जाते हैं। वैसे मेरे दोस्तों ने मुझे, मैं आज जो भी हूँ ना मेरे दोस्तों की वजह से, दोस्तों ने बहुत हेल्प किया मुझे। तो जो भी है ना वो मेरे लिए झट से निकल पड़े, उन्होंने किया। बिल्डिंग के लोग, अनजान लोग, वो भी आ गए, उन्होंने लाइट जलाई, फिर वो इतने खुश हो गए, तालियां बजाई। तभी एक इंस्पिरेशन मिला कि हाँ एक एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा है। और मैंने जिसके लिए किया वो लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी, तो उसको मुझे दिखाना था, इसके लिए मैंने वो सब चीज़ किया था। मेरा रिकॉर्ड का जर्नी उससे ही शुरुआत हुआ था, क्योंकि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, वो बहुत अमीर थी। तो एक था कि बहुत बड़ा नाम कमाऊंगा तो शायद मिल जाए, ऐसा सब चीज़ था। बट वो चीज़ कभी हो नहीं पाया। बट उसने मेरे को एक सेंटेंस बोला था कि तू मेरे लिए कभी मत कर। तभी मैंने सोचा है किसी के लिए नहीं करना, सिर्फ अपने लिए करना है। और मैंने उसके बाद कभी पलट के नहीं देखा, बट मैं बहुत ऊंचाई तक चले गया। वही भाई, मतलब दोस्तों की ना बात हुई आपकी अभी, कितनी प्यारी बात है अगर सोची जाए। इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ हमारे कोई रिश्ते नहीं होते, उसके बाद भी
वो हमारे लिए करते हैं। तो और मैं अभी जाकिर खान का एक इंटरव्यू था, उनकी एक बात करते कि यार मैं लाइफ में कभी गुरूर नहीं कर पाऊँगा अपने आप पे, क्योंकि मुझे बनाने के लिए ना मेरे इतने सारे दोस्तों के हाथ लगे हैं ना, मेरे इतने कंधे पे लोग हैं ना मेरे, जिन्होंने मेरे को ऐसे कंधे पे संभाल के रखा है कि उनकी वजह से मैं हूँ। कि अगर चेतन, आज आप चेतन को देख रहे हो ना, तुम आगे चेहरा देख रहे हो, पर इसके पीछे जो मेरे दोस्त हैं ना, मेरे को इन लोगों ने बनाया, तो मेरे पे गुरूर आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास तो मेरे इनके एहसान कभी चुका ही नहीं पाऊंगा मैं। तो वही है भाई। क्योंकि मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब मैंने ना छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट बनाया था सीडी से, तो पता नहीं वो मिरेकल कैसे होते हैं, मतलब मैं ये चीज़ को बहुत मानता हूँ, जादू होता है। क्योंकि ना, हाँ, क्योंकि ना मुझे बोला कि चलो आपको स्पॉन्सर कर दिया, मुझे पैसे दे दिए, मैं अभी मटेरियल लेने जा रहा था। मटेरियल वालों को 1 महीने से मैंने बोल के रखा था कि मुझे ये सब चीज़ चाहिए, सीडी चाहिए, 75,000 सीडी चाहिए। जब मैं कल्याण शिलपाटा पहुंचा तो वो आदमी बोलता है कि मेरे पास है ही नहीं करके, जबकि उसके गोदाम में है। अगर मैंने पैसा ले लिया है, डेट फिक्स है इवेंट का, मुझे वो करना है, बट उसने बोल दिया नहीं है मेरे पास, अभी क्या करेंगे, क्योंकि उसको पता चला इसको अर्जेंट है तो पैसे बढ़ा के ले लूँगा करके, वो उसका प्रॉफिट देख रहा था। बट मैं मेरे दोस्तों को लेके वहाँ से निकला, मुझे ना एक मिस कॉल आया, रॉन्ग कॉल आया, तो वो मैंने देखा, उसका फ़ोन उठाया, उन्होंने रॉन्ग कॉल करके कट कर दिया। तो उसमें लिख के आया लैमिंगटन रोड करके, तो मेरे को झट से क्लिक हुआ, मुंबई में लैमिंगटन रोड मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो मैंने उसके रिटर्न कॉल किया कि सर ये लैमिंगटन रोड का नंबर है, बोलते हाँ करके, मुझे ना ऐसे ऐसे सीडी चाहिए था। तो बोला आए मजाक मत करो, फ़ोन रख दो करके। 75,000 सीडी कौन खरीदता है जब उसका टाइम ही नहीं है। तो मैंने फिर से उनको कॉल किया, और मैंने यूट्यूब पे ना एक न्यूज़ वालों ने वीडियो डाला हुआ था ABP में, तो मैंने उसको वो भेजा कि आप वो देख लो, उसके बाद मुझे फ़ोन करना। तो उसने फ़ोन किया, वो बंदा टेंशन में था बिकॉज उसका वाइफ एडमिट था हॉस्पिटल में। तो मैंने बोला सर मुझे सच में चाहिए करके, बोलते हाँ मैंने आपका काम देखा करके, मुझे इतना इतना चाहिए, आप दोगे क्या? मतलब बेटा मेरे पास उतना नहीं है, 25,000 मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप वो ले सकते हो करके। तो मतलब कुछ ना हो तो काम तो चालू होगा, मतलब मैंने जर्नी चालू किया। जब हम लोग ने काम चालू किया ना, सिर्फ 3 लोग थे, और 3 लोग में वो काम पॉसिबल नहीं था। 3 दिन में ही वो 3 के 30 लोग हो गए। क्या बात है, इतने लोग, उसके दोस्त उसके दोस्त उसके दोस्त आके वो प्रोजेक्ट 3 दिन में हमने बनवा दिया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगा, बट वो हो गया। वैसे राम दरबार जब बनाने जा रहा था तो मैं दिल्ली से वो दिए सब बनवा के मुंबई लेके आया था। जब स्टार्ट किया ना उसी दिन 3 लोग थे, और वो 3 के 30 कब हो गए पता भी नहीं चला। तो हमेशा ना आप निकल पड़ो जर्नी के लिए, लोग अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। कि आप कोशिश करते रहो, अपने ख्वाबों के पीछे भागते रहो, भगवान लोग भेज देगा आपकी मदद करने के लिए, पर आप अपने दिल में पता रहना चाहिए कि आप अपनी मेहनत के लिए साफ हो आप दिल से। क्योंकि मैं जब निकला ना, अभी समझो उस गांव से निकला जिसमें अभी 6 महीने पहले मोबाइल चलना चालू हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आज भी डंका नहीं है। बारिश में 3 महीने आप घर के अंदर नहीं जा सकते हो, बिकॉज वहाँ से रिवर गुजरता है। अगर आपको जाना है तो 4-5 पहाड़ पार करके आपको उधर जाना पड़ेगा। गाँव का नाम क्या है आपके? मेरा खड़कीपाड़ा करके गाँव है, पालघर में है। पालघर के पहले वो जवार में गाँव है मेरा, डिस्ट्रिक्ट पालघर है उसका। तो वहाँ पे भी आज भी ट्राइब के लोग रहते हैं और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस तरीके से लोग वहाँ पे पहुँच पाते। तो मतलब इतना वो गाँव से निकल के फ्रांस इटली तक जर्नी करना, तो वो मेरे लिए वैसा बहुत बड़ी बात थी। आज इंडिया का सबसे नंबर 1 मोज़ेक आर्टिस्ट बनना, मैंने जो जो चीज़ें सोची ना, मैंने जो भी सपने देखे वो पूरे किए। मुझे चाहिए था कि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, उसके 15 बन गए। वैसे मुझे इनसे मिलना है, मैं उनसे मिल चुका। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा लगा था, मैंने धारावी में एक प्रोजेक्ट किया था विक्रम साराभाई के लिए, चंद्रयान 2 उड़ा था तभी। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नहीं किया था, बट मुझे करना था। वहाँ पे ना अनाथ बच्चे लोग थे, उनको लेके मैंने पेपर एरोप्लेन से एक प्रोजेक्ट बनाया था। क्योंकि ना छोटा जब बच्चा होता है ना तो अमीर गरीब नहीं रहता है, उसके सपने उड़ान के होते हैं। तो उड़ान की शुरुआत ही पेपर एरोप्लेन उड़ाने से होती है। तो वो कॉन्सेप्ट को लेके मैंने फिर विक्रम साराभाई का एक पोर्ट्रेट बनाया था। सोशल मीडिया का पावर इतना है ना कि वो जो पोर्ट्रेट है मैंने जब सोशल मीडिया पे डाला, तो अपोलो 11 जैसे कि चांद पे जो लोग गए हुए थे, उनके मिशन में जो 4 लोग थे, उसमें से एक मिचेल कॉलिन करके थे, वो साइंटिस्ट तक मेरा काम पहुंचा। और मैं इतना खुश हुआ कि आज इंडिया का अपने धारावी के झोपड़पट्टी में किया हुआ काम अमेरिकन एस्ट्रोनॉट के पास पहुंच रहे, जो नासा में काम किए हुए हैं। तो मुझे वो बहुत गर्व वाला फील हो गया कि मेरा काम उधर तक पहुंचा। फिर विक्रम साराभाई की जो बेटी है पद्मश्री, तो उनके पास तक, मल्लिका साराभाई, उनके पास तक वो चीज़ पहुंचा। तो मुझे ना वो चीज़ पे बहुत गर्व हुआ कि यार मेरा काम जो जिन लोगों तक पहुंचना है ना उन लोगों तक पहुंच गया। उसको व्यू आए नहीं आए कुछ
मैटर नहीं करता वैसा। तो वो बहुत बोलता है ना, वो बहुत सुकून की चीज़ होती है कि तुम्हें ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरा आर्ट सही जगह पे पहुंच। करेक्ट, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना सुकून है वो। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, एक लड़का जिसका गांव ऐसा है कि जहाँ पे लाइटें आज नहीं हैं, पानी की दिक्कतें हैं, और बहुत जो हम बड़े शहरों में लोगों को आसानी से मिल जाता है, लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। वहाँ पे वो दिक्कतें हैं, वो किल्लतें हैं वहाँ पे। उस शहर, उस गांव से आना, एक ट्राइब से आना, बहुत छोटे जहाँ जंगल में लोग रहते हैं, वहाँ से आके यहाँ पे आना और अच्छा नाम करना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, जिन लोग जो बड़े लोग थे ज़िंदगी में उनसे मिलना, इसके बीच में ना आपने लाइफ में एक बात सीखी होगी, जैसे कहते हैं यार ये मेरी ज़िंदगी में ना मैंने सबसे कमाल की बात सीखी है। तो वो एक ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जो आप लाइफ टाइम सबको बताना चाहते हो कि संभाल के रखना। मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ का ना मतलब, जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ चैलेंज नहीं है। मतलब ना आपके पास देखो, हर एक लाइफ में हर एक चीज़, जैसे मैंने बताया झाड़ का हर एक पत्ता डिफरेंट है, तो वैसे ही हर एक की लाइफ जर्नी है, बट सब कुछ पहुँचना तो एक ही जगह पे है। मतलब सक्सेस पे अगर पहुँचना है तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है तो वो कुछ टाइम तक ही रहता है। अगर तुम्हारा चीज़ें इतनी बड़ी हो सकती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उस मुकाम तक पहुँचो ना, जैसे कि मैं जब फ्रांस इटली गया था ना, तो एक म्यूज़ियम के बाहर था, तो मुझे वो फॉरेनर ने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बोला कि इंडिया। तो बोलता अच्छा सचिन तेंदुलकर, मतलब अगर एक बंदे के नाम से पूरे देश को पहचाना हो रहा है, कितनी प्यारी बात है। हाँ, पहचाना जाता है, तो उस तक आपको पहुंचना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि सक्सेस, देखो कोई भी चीज़ पे ना आपको सक्सेस तक पहुंचना है, जो चीज़ है आप रास्ता कौन सा करते हो ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने वो बोला था ना कि गालिब का जो शेर था कि खुद में ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मोज़ेक आर्ट मैंने क्यों चुना, अगर मैं आर्ट दूसरे फॉर्म भी कर सकता था, बट मुझे डिफरेंट क्यों करना है, क्योंकि डिफरेंट और बड़ा हमेशा लोगों के ध्यान में रहता है। करेक्ट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो बहुत छोटा करो या तो बहुत बड़ा करो, बट उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहो। और मैंने वही चीज़ किया ना, मैंने आर्ट ही बनाया बट अलग तरीके से बनाया। तो वो जो अलग तरीका है ना, वो तभी मिलेगा जब आप शांत बैठ के ढूंढोगे। गैप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमें भागना चाहिए, नहीं, आप कोई भी जगह पे शांत बैठो और उस चीज़ के बारे में सोचो। शांति और बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तो बैठते हो ना, तभी आपका उस चीज़ के बारे में रिसर्च चालू हो जाता है और आपको सही चीज़ मिल जाती है। गुस्से में या कोई भी किचकिच करके वो चीज़ कभी नहीं मिलेगा, शांति में ही मिलेगी। हाँ, कि सिर्फ भागना नहीं होता, कभी कभी रुकना होता है और रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो रुक के ना समझना होता है कि क्या चल रहा है। हाँ। फिर आगे भागना होता है। भाई एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। भाई इधर फोटो में देखना। तो आज थे हमारे साथ चेतन भाई। चेतन भाई ने एक बहुत कमाल का एक मोज़ेक आर्ट बनाया है रतन टाटा सर का। मेरे को रतन टाटा सर सच में बहुत कमाल लगता है और हमारा पूरा देश उनसे बहुत प्यार करता है। और मुझे एक बात बहुत पसंद है भाई रतन टाटा सर के बारे में, कि रतन टाटा सर ने सारे ब्रांड्स बनाए, सब कुछ बनाया, गाड़ी, मतलब कहते हैं ना कि कार से लेके एक सुई तक सब बनाते हैं। लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा एक, उन्होंने सिगरेट नहीं बनाया, उन्होंने अल्कोहल नहीं बनाया, उन्होंने ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाया जो देश को नुकसान करे। और तो मेरे को ऑलरेडी बहुत इज्जत है रतन टाटा सर के लिए। बाकी बिजनेसमैन हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, पर इनके लिए एक्स्ट्रा प्यार है। और डोनेशन वाली बातें तो सबको पता कितना डोनेट करते हैं। और भाई मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका जो आर्ट फॉर्म है सच में भाई, मतलब कभी कभी ना ऐसा फील होता कि यार कितनी कमाल बात है। तो आप भगवान, मतलब ऊपर वाले ने दिया आपको ये, वो तो है। आपकी ट्राइब है, सब लोगों में मैसेज निकलता है ना कि बहुत कमाल का आदमी है, तो वो आप हो। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक तो पहली बात कि सपने देखना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और एक छोटे से शहर, छोटे से गांव का एक ट्राइब का आदमी अगर ज़िंदगी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता है ना भाई, तो तुम्हारे पास तो ज़िंदगी में सब कुछ है, तुम तो कर ही लोगे यार। तो नंबर 1 बात ये भाई, एक बात आपने पापा की कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी जो फैमिलीज़ होती है मिडिल क्लास, हमारे पापा के साथ कभी हम लोग कभी बात ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पापा लोग अपनी, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम बच्चों को कामयाब करने के लिए ना हमसे ही दूर हो जाते हैं। तो वो है कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। भले आपने एक सेकंड में ख़त्म हो गई थी वो बात, पर बहुत प्यारी बात लगी। और
भाई आर्ट फॉर्म आप करते रहो। मैं चाहता हूँ कि अब आने वाले 10 साल बाद देखें ना तो लोग आपसे इंस्पायर होके इंडिया में से और लोग करें और फिर बोले अरे चेतन भाई का वीडियो देखा था ना, तो वहाँ से इंस्पायर हो। और भाई टचवुड, मतलब कि भगवान आपको जल्दी पद्मश्री मिले, और आपको ज़रूर मिलेगा क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो भाई। और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए भाई, आपने टाइम दिया। आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा नीचे चेतन भाई का, मेरा भी है, तो आप फॉलो करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो, और ऐसे ही कमाल के कलाकारों को फॉलो करिए और उनको मैसेज कर दिया करो कि यार भाई आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया।